नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं लेखपाल से संदर्भित हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर आप हमारे पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स को फॉलो करें, जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न होगा निर्देश प्रश्न संख्या 1 और 2 में लिखित वाक्य में काल बताइए। प्रश्न 1 है वह अभी घर पहुंचा है। विकल्प ए है सामान्य वर्तमान काल, बी है पूर्ण वर्तमान काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है इस वाक्य में। तो इसका सही जवाब है आसन्न भूतकाल। जी हां, आसन्न भूतकाल को निकट भूतकाल भी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या है। क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ई है, ए हैं, ऐसे शब्द आते हैं। पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के साथ अगर कोई कालवाचक अव्यय जोड़ दिया जाए या पूर्वकालिक क्रिया जोड़ दी जाए तो वह हमेशा आसन्न भूतकाल बन जाता है। यहां आप देखिए अभी शब्द आया है और अभी कालवाचक अव्यय है। अभी, तुरंत, अभी अभी, थोड़ी देर पहले, और क्रिया प्लस कर जैसे पढ़ाकर, सोकर, रोकर, ऐसे शब्द अगर कहीं भी आएंगे किसी वाक्य में और वह वाक्य जो है पूर्ण वर्तमान काल में रहेगा तो वह तुरंत आसन्न भूतकाल मान लिया जाएगा। तो यहां पर वह अभी घर पहुंचा है, यहां अभी कालवाचक अव्यय है, इसलिए आसन्न भूतकाल हो गया। अगर यहां से अभी शब्द हटा दिया जाए, वह घर पहुंचा है, तब यह पूर्ण वर्तमान काल हो जाता। तो इसलिए कालवाचक अव्यय या पूर्वकालिक क्रिया अगर पूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों के साथ जुड़े रहेंगे तो वह हमेशा आसन्न भूतकाल होगा। इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि इस कमरे में भूत आ जाएं तो सभी भाग खड़े हों। इसमें आपको बताना है कि कौन सा काल है। विकल्प ए है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, बी है हेतु हेतुमत भूतकाल, सी है संदिग्ध भूतकाल और डी है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए हेतु हेतुमत भविष्यत काल। जी हां, हमेशा याद रखिए यदि शर्त का बोध होगा तो वहां पर हेतु हेतुमत भविष्यत काल या हेतु हेतुमत भूतकाल होगा, लेकिन दोनों में अंतर है। यदि शर्त और परिणाम का बोध होगा और क्रिया के अंत में होता, होती, होते या तातीते शब्द जुड़े रहेंगे तो वह हमेशा हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। जैसे यदि वह आता तो मैं जाता, यदि मैं आगरा गया होता तो मैंने ताजमहल देखा होता, तो यदि मैं राजा होता तो तुझे अपनी रानी बनाता, तो ये सब हेतु हेतुमत भूतकाल के वाक्य हैं। लेकिन यदि दोनों क्रियाओं के अंत में, चूंकि दो उपवाक्य जुड़े रहते हैं, यदि दोनों क्रियाओं के अंत में होता, होगा, होगी, होंगे या गा, गी, गे या आ, ई, ए या ई, ए ऐसे शब्द अगर जुड़े रहेंगे तो हमेशा याद रखिए वह हेतु हेतुमत भविष्यत काल होगा। ये देखिए जाएं, यहां पर ए जुड़ा हुआ है और ओ आ गया, देखिए खड़े हों। तो यहां पर यदि इस कमरे में भूत आ जाएं तो सभी भाग खड़े हों, यह हेतु हेतुमत भविष्यत काल है। तुम आओ तो मैं जाऊं, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो अगर ऐसे वाक्य कभी भी आएंगे तो वो हेतु हेतुमत भविष्यत काल माने जाएंगे। और हेतु हेतुमत भूतकाल की पहचान तो मैंने आपको बता ही दिया। तातीते आए, होता, होती, होते आए तो वहां पर हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहां तेरे की जगह पर तेते बना लीजिए, ये मिस्टेक हो गया है लिखने में। यहां तेते शब्द है, तेते। जी हां, जेते तुम तारे, जितने लोगों का आपने उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे हैं, उतने आसमान में तारे नहीं हैं। यहां आप देख सकते हैं कि तारे शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले तारे का अर्थ उद्धार करना,
और दूसरे तारे का अर्थ यहाँ आसमान का तारा हो गया। और जब जानते हैं एक ही शब्द दो बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। तारे शब्द दो बार आया है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले तारे का अर्थ उद्धार किया और दूसरे तारे का अर्थ आसमान का तारा हो गया। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द बताइए। चौथा प्रश्न है हमारा हलाहल। विकल्प ए है मदिरा, बी है गरल, सी है लहर और डी है समुद्र। हलाहल का अर्थ होता है विष, और अगर इस हिसाब से आप देखें तो गरल का अर्थ भी विष होता है। तो हलाहल का पर्यायवाची शब्द क्या बनेगा? गरल बनेगा। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। मार्तंड का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विकल्प ए है तेज, बी है बल, सी है सूर्य और डी है अग्नि। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, सूर्य। मार्तंड का अर्थ सूर्य भी होता है, और मार्तंड वह सूर्य होता है जब मध्याह्न के समय में सूर्य हमारे सिर के ऊपर अपने पूरे प्रकाश के साथ चमकता है, अपने पूरे ऊर्जा के साथ चमकता है। तो ऐसे सूर्य को हम क्या कहते हैं? मार्तंड कहते हैं। आप कह सकते हैं 12 बजे दोपहर के सूर्य को हम क्या कहते हैं? मार्तंड कहते हैं। तो मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसे ए बी सी में से अथेस्ट गोले को काले रंग से भरें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी के गोले को काले रंग से भरें। हमारा प्रश्न 6 है, उसने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, कोई त्रुटि नहीं। विकल्प ए है उसने गुरुजी को, बी है अभिनंदन पत्र, सी है प्रदान किया और डी है कोई त्रुटि नहीं। इसमें त्रुटि है विकल्प सी में, प्रदान किया नहीं बल्कि यहां पर होना चाहिए था अर्पित किया, क्योंकि अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं किया जाता, अर्पित किया जाता है। इसमें गुरुजी का यशोगान किया गया है, गुरुजी की वंदना की गई है। तो ऐसे में गुरुजी को उसे दिया नहीं जाएगा बल्कि गुरुजी को समर्पित किया जाएगा, अर्पित किया जाएगा गुरुजी के लिए। तो यहां पर वाक्य सही होना चाहिए था, उसने गुरुजी को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, प्रदान किया नहीं हो सकता है। इसलिए विकल्प सी में गलती है। इसलिए विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका काम करो, कोई त्रुटि नहीं। विकल्प ए है आप, बी है आपका, सी है काम करो, डी है कोई त्रुटि नहीं। इसमें विकल्प बी में त्रुटि है। यहां पर आपका नहीं बल्कि अपना होना चाहिए। आप अपना काम करो, ऐसे वाक्य बनना चाहिए था। आपका शब्द यहां पर अनुपयुक्त है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 8 और 9 में लिखित अनेकार्थी शब्दों का दूसरा अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 8 है हमारा अंब। अंब का एक अर्थ है आम, और अंब का दूसरा अर्थ आपको इन विकल्पों में से तलाश करना है। विकल्प ए है माता, बी है अहंकार, सी है शरीर और डी है पृथ्वी। इसमें आपका सही जवाब है माता। अंब का अर्थ आम भी होता है और अंब का अर्थ माता भी होता है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है अर्क। अर्क का एक अर्थ यहां दिया है आक का पौधा, और दूसरा अर्थ आपको इसमें तलाश करना है। विकल्प ए है अभाव, बी है ब्रह्मा, सी है धन और डी है सूर्य। तो अर्क का दूसरा अर्थ होता है सूर्य। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। अर्क का अर्थ आक का पौधा भी होता है और अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है। विकल्प डी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहति रूप रस रांची, ए बतिया सुनि रूखी। इस पंक्ति में रस है। यह भ्रमर गीत पच्छंद का पद है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में व्यथित होकर के गोपियां
उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों की भूखी हैं। आपकी ये योग से संदर्भित रूखी सूखी बातों को सुन करके ये कैसे रह सकती हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम के रंग में रंगी हुई हैं। तो चूंकि भगवान श्री कृष्ण जी से गोपियों का वियोग हो गया है, भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, तो ऐसे में गोपियों का इस तरह से बोलना यह कौन से रस का द्योतन करता है? वियोग श्रृंगार का। जी हां, गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी के वियोग में इस तरह की बातें कर रही हैं कि हमारी आंखें भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों की भूखी हैं। यहां पर वियोग श्रृंगार होगा। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए है 4, बी है 3, सी है 2 और डी है 6। इसमें सही जवाब है आपका 4। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और मानसिक अनुभाव या सात्विक अनुभाव। तो अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निर्देश। प्रश्न संख्या 12 और 13 में लिखित लोकोक्तियों, मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। इसका हमें अर्थ बताना है। विकल्प ए है रण क्षेत्र में बहादुरी दिखाना, बी है सर्वगुण संपन्न होना, सी है अच्छे गुण आरंभ में ही दिखाई देने लगते हैं, डी है विशाल वृक्षों के पत्ते चीकने होते हैं। इसमें सही जवाब है आपका सी, अच्छे गुण आरंभ में ही दिखाई देने लगते हैं। गांव में भी ऐसी कहावतें कही जाती हैं कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात। इसका मतलब जो होनी होनी रहती है, होनी अपना प्रभाव पहले ही दिखा देती है। तो यदि व्यक्ति को महान होना होता है, जिसे कहते हैं आप पूत के पांव पालने में ही झलकने लगते हैं, तो अच्छे गुण आरंभ में ही दिखाई देने लगते हैं। जो व्यक्ति महान होता है, उस महानता का लक्षण बचपन से ही उसमें दिखाई देने लगता है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, माथा ठनकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सिर दर्द होना, बी है संदेह होना, बुरा हाल होना और डी है सिर पर चोट लगना। इसमें आपका सही विकल्प है संदेह होना। माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? संदेह होना। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंद बुद्धि में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है द्विगु। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, कर्मधारय समास है। आप देख सकते हैं मंद विशेषण है और बुद्धि विशेष्य है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। विशेषण विशेष से संबंध कहां होता है? कर्मधारय समास में होता है। और मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, यहां पर इसका विग्रह होगा, आप कह सकते हैं इसकी व्याख्या होगी। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। मंद बुद्धि में कर्मधारय समास है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मरणातुर में समास है। विकल्प ए है कर्मधारय, बी है तत्पुरुष, सी है द्वंद्व और डी है बहुब्रीहि। इसमें आपका सही जवाब है तत्पुरुष समास। आप जानते हैं मरणातुर माने मरने को आतुर, तो यहां पर कर्म कारक की विभक्ति को का पूर्व पद से लोप हो रहा है, मरने को आतुर, और इस नाते से यहां पर कर्म तत्पुरुष है। और चूंकि यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए केवल तत्पुरुष है। तो मरणातुर माने मरने को आतुर, मरने के लिए व्यग्र। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, तत्पुरुष, मरने को आतुर इसका विग्रह होगा या व्याख्या होगी, जो भी आपका लीजिए। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, तत्पुरुष समास। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निश्चय में संधि है। विकल्प ए है अयादि संधि, बी है यण संधि, सी है व्यंजन संधि और डी है विसर्ग संधि। इसमें आपका सही जवाब है डी, विसर्ग संधि। निह धन चय, निह धन चय बराबर निश्चय। अगर विसर्ग के पहले छोटी छोटा ऊ हो और प्लस के बाद च या छ हो, तो विसर्ग हमेशा तालव्य श में बदल जाता है। तो इसी वजह से
यहां पर विसर्ग जब आधा तालब स में बदल गया तो ये क्या हो गया आपका, निश्चय हो गया। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। यह विसर्ग संधि है, विसर्ग का लोप हो गया और वह है तालब स में परिवर्तित हो गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अलंकार का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है अलंकार, बी है अलम धनकार और सी है अलम धनकार और डी है अलह धनकार। इसमें सही जवाब है आपका अलम धनकार। इसमें आपका व्यंजन संधि है, अलम धनकार में व्यंजन संधि है, अलम धनकार। और मैं जो है आपका किस में बदल जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये अलंकार हो गया आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? विकल्प ए है नंगा, बी है पात, सी है प्रभुत्व और डी है पहला। इसमें आपका सही जवाब है प्रभुत्व, क्योंकि बाकी शब्दों को आप आसानी से बोल लेते हैं लेकिन प्रभुत्व को बोलने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिन शब्दों को बोलने में कठिनाई का अनुभव होगा वो तत्सम शब्द होंगे। तो नंगा, पात और पहला ये तीनों तद्भव शब्द हैं, लेकिन सी आपका प्रभुत्व यह तत्सम शब्द है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए है पितृस्वसा, बी है भगनीपति, सी है वंशी और डी है पखवाड़ा। पितृस्वसा का अर्थ होता है बुआ, भगनीपति का अर्थ होता है बहनोई और वंशी यह भी जो है आपका तत्सम शब्द है। लेकिन पखवाड़ा शब्द यह जो है आपका तद्भव शब्द है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। पखवाड़ा तद्भव शब्द है, बाकी तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 और 21 में लिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो आकाश में उड़ता हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए है पक्षी, बी है खेचर, सी है तारा और डी है पिंड। इसमें आपका सही जवाब है खेचर। जी हां, जो आकाश में उड़ता है उसके लिए एक शब्द क्या बनाया जाता है? खेचर बनाया जाता है, उसे खेचर कहा जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? विकल्प ए है गीत रूपक, बी है गीत काव्य, सी है गीत नाट्य और डी है काव्य नाटिका। इसमें सही जवाब है आपका गीत रूपक। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? गीत रूपक कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 22 और 23 में लिखित शब्दों के विलोम शब्दों का चयन कीजिए। विकल्प पहला हमारा 22वां प्रश्न है व्यक्ति। व्यक्ति का हमें विलोम शब्द बताना है। विकल्प ए है समाज, बी है मानव, सी है पशु और डी है देवता। तो व्यक्ति का विलोम शब्द होगा समाज, क्योंकि व्यक्ति जहां अकेले का प्रतिनिधित्व करता है तो वहीं समाज सभी लोगों को एक साथ मिला करके उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो व्यक्ति का विलोम क्या होगा? समाज होगा। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ललित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प ए है सुंदर, बी है बेडौल, सी है कुरूप और डी है सुडौल। तो ललित का अर्थ होता है सुंदर और इसका विलोम शब्द होगा कुरूप। बेडौल, सुंदर और सुडौल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुडौल का बेडौल होता है और यहां पर ललित का अर्थ तो सुंदर होता ही है, तो सुंदर यहां पर्यायवाची शब्द हो गया। तो इसलिए कुरूप ऑप्शन एकमात्र ऐसा बन रहा है जो ललित का विलोम शब्द होने के योग्य है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, कुरूप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निर्देश प्रश्न संख्या 24 और 25 में लिखित शब्द किस भाषा के हैं? सही विकल्प बताइए। 24वां प्रश्न है हमारा सुरंग। सुरंग किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है ग्रीक, बी है जापानी, सी है स्पेनिश और डी है पुर्तगाली। सुरंग ग्रीक भाषा का शब्द है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेलीग्राफ किस भाषा का शब्द है? विकल्प ए है अंग्रेजी, बी है फ्रेंच, सी है यूनानी और डी है डच। इसमें सही जवाब है आपका सी। टेलीग्राफ यूनानी भाषा का शब्द है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ
आज हमने लेखपाल के संदर्भ में इस तीसरे प्रैक्टिस सेट को भी पूर्ण रूप से हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं लेता हूं आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।